जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 6 टेंसेस के हवाले से चार्ट नंबर 6 हम लिखें काइंड ऑफ सेंटेंसेस। पिछले लेक्चर में हमने सीखा कि कोई भी जुमला बनाने के लिए तीन बुनियादी चीज़ें चाहिए, वो है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वो तीन चीज़ें किसी भी जुमले को बनाने के लिए ज़रूरी हैं। जुमलों के टोटल 4 काइंड्स बनाए जाते हैं। पहला काइंड आपका अफर्मेटिव है, दूसरा नेगेटिव है और तीसरा इंटरोगेटिव है। इंट्रोगेटिव नहीं है, मोस्टली हमारे यहाँ लोग लिखते हैं INTRO, ये इंट्रो नहीं है, इंटरोगेटिव है INTERRO। ये बेसिकली वर्ड निकला है इंटरोगेट से, यानी पूछताछ करना। अक्सर बेहतर पुलिस या कोई FI या कोई टीम उठाती है तो वो कहते हैं इसे इंटरोगेशन करो, इंटरोगेट करो, वहाँ से ये वर्ड फॉर्मेट हुआ है इंटरोगेटिव, सवाल करना है। और चौथी कैटेगरी जो नॉर्मली ये भी नहीं पढ़ी जाती, जिसमें सवाल भी हो और नेगेटिविटी भी मौजूद हो। ये बात याद रखो कि दुनिया का कोई भी जुमला जब अफर्मेटिव बन जाएगा तो फिर ऑटोमेटिकली उसका नेगेटिव भी बनेगा, उसका इंटरोगेटिव भी बन सकता है और उसका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी बन सकता है, चाहे वो टेंसेस की बात हो रही हो या वर्ब टू बी की बात हो। टेंसेस से मुराद है, जैसे मैं कहूँगा आई एम टीचिंग यू, नेगेटिव हो सकता है कि आई एम नॉट टीचिंग यू, इंटरोगेटिव हो सकता है कि एम आई टीचिंग यू, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो सकता है कि एम आई नॉट टीचिंग यू। ये क्वेश्चन और नॉट वाला सवाल कम यूज होता है लेकिन होता तो है। अक्सर बेहतर घरों में अगर दो बहनें और एक काम कर रही, दूसरी कहती क्या मैं काम नहीं करती, क्या मैं काम नहीं करती। और अगर लड़के हैं, घर वाले बोले ये काम करता है, दूसरा कहते क्या मैं घर के काम नहीं करता, एम आई नॉट डूइंग द वर्क ऑफ होम। तो ये सवाल कभी कभी आते हैं। हम आते हैं अफर्मेटिव की तरफ कि जब अफर्मेटिव का कोई भी फार्मूला बन जाए तो फिर नेगेटिव कैसे बनाना है, इंटरोगेटिव कैसे बनाना है और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे बनाना है। इन चारों को बनाने के लिए फार्मूला वही फॉलो होगा, सिर्फ उसको थोड़ा सा मूव ऑन किया जाएगा, आगे पीछे किया जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने एक जुमला लिखा कि यू आर लर्निंग इंग्लिश। यू आपका सब्जेक्ट, लर्निंग मेन वर्ब, इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैंने चार्ट नंबर 2 में कहा था कि वो सिर्फ अपना रोल प्ले करता है टू रिकग्नाइजेशन का, वो सिर्फ मदद करता है कि आप कौन से टेंस की बात कर रहे हैं। अगर अब यहाँ पर मैं आर की जगह वर लगा दूंगा तो ये जुमला पास्ट में चला जाएगा, अगर मैं विल बी लगा दूंगा तो ये जुमला फ्यूचर कंटिन्यूअस में चला जाएगा। जुमला मेरा वही रहेगा, सिर्फ टेंस चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब है कि हेल्पिंग वर्ब एक अहम रोल प्ले करता है। देखिए अफर्मेटिव का जब मैंने जुमला बनाया यू आर लर्निंग इंग्लिश, तो यहाँ पर यू सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, लर्निंग मैन वर्ब, इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट। नेगेटिव जब हम बनाने जाते हैं, अच्छा इसको नेगेटिव नहीं पढ़ा जाता, नेगेटिव पढ़ा जाता है। ये हम एक आगे लेक्चर में जाके सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे। वही सेंटेंस मैंने ऊपर से नीचे उठाया कि सब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिखा, सिर्फ इजाफिया क्या पुट किया है, नॉट किया है। वही यू आर लर्निंग लर्निंग, इंग्लिश इंग्लिश, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बराबर में मैंने क्या पुटअप किया है, नॉट को पुटअप किया। किसी का भी जुमला हो, डिड नॉट, वाज नॉट, वर नॉट, हैड नॉट बीन, डू नॉट, डज नॉट, इज नॉट, एम नॉट, आरंट, हैवंट, हैजंट, हैव नॉट बीन, विल नॉट, विलंट बी, वोंट बी, will not have been, can not, could not, should not, may not, might not, must not, oughtn't, कुछ भी हो वहाँ पर बराबर में सिर्फ नॉट लगेगा, बाकी जुमला आपका वही रहेगा। मैं कोई और जुमला कह दूँगा आई एम टीचर, मैं टीचर हूँ, और मैं कह दूँ कि मैं टीचर नहीं हूँ, तो आई वही रहेगा, एम वही रहेगा, टीचर वही रहेगा, सिर्फ मैं क्या लगाऊंगा, नॉट का इजाफा उसमें शामिल कर दूँगा। अब आते हैं सवालिया की तरफ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टूडेंट अक्सर बेहतर कहते हैं कि सर सवालिया के लिए हमें WH की ज़रूरत पड़ती है, व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई। नहीं, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी कोई भी सवालिया जुमला बनाया जाएगा तो ये बात हमेशा याद रखो कि वो हेल्पिंग वर्ब हो या मोडाल वर्ब हो, अगर वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा तो मीनिंग हमेशा प्रोड्यूस करेगा क्या। मसलन डिड यू प्ले गेम, क्या आपने गेम खेली थी, वर यू प्लेइंग गेम, क्या आप गेम खेल रहे थे, हैड यू प्लेड गेम, क्या आप गेम खेल चुके थे, हैड यू प्लेइंग गेम,
क्या आप गेम खेलते रहे थे? डू यू प्ले गेम? क्या आप गेम खेल रहे हैं? कैन यू प्ले गेम? क्या आप गेम खेल सकते हैं? यानी मैं कोई भी हेल्पिंग वर्ब या मोडाल वर्ब उसको अगर सब्जेक्ट से पहले लेके आ जाऊंगा तो उसकी मीनिंग लाइफ टाइम प्रोड्यूस हो जाएगी। क्या उसका तरीक़ेकार क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा। यानी कि जैसे हमने लिखा यू आर, अब क्या हो गया आर यू। बाकी मेन वर्ब आपका वही है, आर यू लर्निंग इंग्लिश, तो ऑब्जेक्ट आपका है। लेकिन इसमें अहम तरीन बात है कि क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल किया जाएगा। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते, ये बड़ा एक अहम सवाल लोग का स्टूडेंट करते हैं कि सर हम अगर निशानी ना लगाएं तो भाई निशानी लगाना लाजम है। जब आप पंक्चुएशन सीखना चाहते हो तो कोई भी टीचर आपको पंक्चुएशन एक ही लम्हे में सारे की सारी नहीं सिखा सकता। पंक्चुएशन सीखने के लिए आपको टाइम टू टाइम कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, गामा, इन्वर्ट गामा लगाते रहने चाहिए। तो आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ब खुद लर्निंग हो जाएगी। पंक्चुएशन कोई अलहदा नहीं सीखी जाती। जब हम चौथी कैटेगरी में जाते हैं तो आप देखो कि अगर ये इंटरोगेटिव है तो ये भी इंटरोगेटिव है, लेकिन सिर्फ इजाफिया क्या लगाया गया है, नॉट लगा दिया गया कि आप यू नॉट लर्न इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश नहीं सीख रहे। कोई भी जुमला जब आप बनाओगे 4 कैटेगरीज फॉलो होंगी, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। फिर रिपीट कर रहा हूँ, आई रिपीट अगेन कि जब आप अफर्मेटिव कोई भी जुमला बना देते हो उसके बाद उसका डेफिनेट नेगेटिव बनेगा, बनाया जा सकता है, डेफिनेट इंटरोगेटिव बनाया जा सकता है, और डेफिनेटली इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी बनाया जा सकता है। मतलब मैं कोई और जुमला कह दूँ कि आई विल गो टू कराची, आई विल नॉट गो टू कराची, विल आई गो टू कराची, विल आई नॉट गो टू कराची। लेकिन इस छठे चार्ट में, छठे लेक्चर में आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मिल रही है वो मिल रही है कि आपको वही सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यूज़ करना है जो आपने चार्ट नंबर 5 में पढ़ा था। आई होप कि आपको ये 4 टाइम्स क्लियर हो गई होंगी। अब चार्ट नंबर 7 के लिए क्लियर कर दूँ कि जिसको चार्ट 1 2 3 4 5 6 याद नहीं होगा उसको समझ। उसमें है क्या, उसमें मैं मेन वर्ब फिक्स करूँगा लाइफ टाइम, हमेशा हमेशा के लिए, या यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगेगा या सेकंड या थर्ड या फोर्थ, एंड व्हाट इज स्पेशल ऑफ एक्सट्रीम कि वहाँ पर 5th फॉर्म कहाँ लगेगा उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।